चैप्टर नंबर 10 इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया का फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स हम लोग ले रहे हैं. सो लेट अस कम टू द फर्स्ट एमसीक्यू. चूज द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू अबाउट द प्लानिंग कमीशन. ठीक है, ये कभी कभार उल्टा भी बोलेंगे फॉल्स, तो ये ट्रू बोला है. हम एक एक वाक्य देखते हैं और फिर आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा. प्लानिंग कमीशन was established in 1950. The Prime Minister is the ex officio chairman of Planning Commission. Economic planning is a time-bound program. चौथा, इकोनॉमिक प्लानिंग इज बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स. अब ऑप्शन जो ट्रू कौन कौन सा है? ए बी, ए बी सी डी, ए एन सी, नन ऑफ दिस. अभी ऐसे टाइप का क्वेश्चन एक आंसर आया है ए सी. हाँ, ए सी है. और ठीक है, अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ. सबसे पहले में आते हैं, मैं जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ वैसे तुमने करना चाहिए. क्या वो एस्टेब्लिश 1950 में हुआ था? अभी तो 15 मार्च 1950 का डेट था. करेक्ट है. सो ये ट्रू है, बराबर है. दूसरा, प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन. उस समय जवाहरलाल नेहरू, अभी तो प्लानिंग कमीशन बंद हो गया है, तो वो भी ट्रू है. इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ टाइम बाउंड प्रोग्राम. पंचवार्षिक योजना 5 ईयर प्लान नहीं बनाते थे, और कोई भी प्लान ऑब्जेक्टिव के बिना बन नहीं सकता. तो चारों ट्रू है अपनी जगह. सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? सेकंड. तूने बोला था. चलो कोई नहीं, समझा. ए और सी से बढ़कर तुमने बी और डी मिक्स कर दिया. तू प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो हेड रहेगा, एक वाइस चेयरमैन होता है. नीति आयोग का भी चेयरमैन इज द प्राइम मिनिस्टर. चेयरमैन, वाइस चेयरमैन कोई और रहेगा. प्लानिंग कमीशन सीधी बात है ना, पॉलिटिक्स है ना भाई. तू देश का नीति आयोग प्लान कर रहा है तो प्राइम मिनिस्टर का तो चेहरा चाहिए ना सामने. पॉलिटिक्स है उसमें, ठीक है ना. पॉलिटिक्स के हिसाब से चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर दिखना ही चाहिए. चलो आगे बढ़ते हैं. दूसरा, स्टेटमेंट्स दैट आर इनकरेक्ट. क्या शब्द दिया है इसमें? इनकरेक्ट रिगार्डिंग इंडियाज 5 ईयर प्लान. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. बी, social welfare and poverty eradication were the prime objective of the 7th 5-year plan. C, by the second 5-year plan, focus increased on faster inclusive growth. Or D, development of both agriculture and industry were the main objective of third 5-year plan. अब सोचो और बोलो, क्या लगता है? चलो देखते हैं. इनकरेक्ट बोला है, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है. तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, वहां पे लिखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 से लेकर 1956 तक. अब एक कॉमन सेंस लगाओ. आजादी के बाद तुम सर्विस सेक्टर के बारे में सोच ही नहीं सकते. तुम्हारे पास हाथ में क्या है? एग्रीकल्चर. तो कॉमन सेंस है. फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर के अलावा देश में था ही क्या? तभी तो जीडीपी में 60 to 70% कॉन्ट्रीब्यूट करता था, अभी तो 13% ही कॉन्ट्रीब्यूट करता है. दूसरा, social welfare and poverty eradication were the prime objective of the 7th 5-year plan. तुम्हारा 7th 5-year plan 1985 से लेकर 1990. एक कॉमन सेंस, कोई भी 5-year प्लान लो उसमें सोशल वेलफेयर और पॉवर्टी इरेडिकेशन तो डालना ही पड़ेगा. ये पॉलिटिकल कंपल्शन है. उन लोगों ने नहीं डाला, लोग इल्जाम लगाएंगे आप देश हित में काम नहीं कर रहे. आया समझ में? अब सब 5 ईयर प्लान देख लो. सब 5 ईयर प्लान में बेसिक चीजें होंगे. इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट. ये तो हर एक 5 ईयर प्लान में होगा. हाँ, अभी के नीति आयोग का प्लान जो बनेगा उसमें टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब ज्यादा रहेगा. लेकिन पॉवर्टी अभी भी 5 ईयर प्लान में रहेगा. ये दोनों करेक्ट है. तीसरा, बाय द सेकेंड 5 ईयर प्लान focused increase on faster inclusive growth. Now ये इसका टाइम फ्रेम लिखो प्लान का. 1956 से 1961 ये तुम्हारा सेकेंड 5 ईयर प्लान था. एक्चुअली सेकेंड 5 ईयर प्लान में उनका मेन फोकस था, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में उन लोगों ने डाल दिया था एग्रीकल्चर. अभी उनको पता चल गया था कि प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं है, तो उनका मेन
फोकस था सेकेंड 5 ईयर प्लान में पब्लिक सेक्टर, तुमने सुना है ना, बेल गेल सेल कंपनीज, वो सब शुरू करने का, उसको आगे बढ़ाने का। इंक्लूसिव ग्रोथ तो आज के तारीख में रहता है। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब तुम सबको साथ में लेके चलते हैं, ठीक है ना। फास्टर इंक्लूसिव ग्रोथ तो उस समय सोचा ही नहीं था, देश को बस टिकाना है और धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। सो सी एक्चुअली इनकरेक्ट है। और डी, डेवलपमेंट ऑफ बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री वर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से लेकर 66 तक था। और एक बात बताता हूँ, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री तो आपको हर 5 ईयर प्लान में मिलेगा, तो वो भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी, ठीक है। नेक्स्ट में आओ, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑफ पेयर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए उन लोगों ने। पहला, इकोनॉमिक प्लानिंग 12th 5 ईयर प्लान, नीति आयोग वाइस चेयरमैन, सिलेक्शन बाय प्राइम मिनिस्टर, थिंक टैंक, फास्ट एंड सस्टेनेबल टाइम बाउंड प्रोग्राम। अभी इन लोगों ने अलग अलग ऑप्शन दिया है। अब मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, ठीक है। टेक्निक, एक बात बताओ, ये 4 में से सबसे इजी कौन सा वाक्य है? इकोनॉमिक प्लानिंग का कोई कनेक्शन दिख रहा है? एक आंसर आया सेकंड, बट कौन सा? 12th 5 ईयर प्लान, क्या उसमें है? टाइम बाउंड प्रोग्राम। टाइम बाउंड प्रोग्राम तो इकोनॉमिक प्लानिंग का रहता है, वो तो फीचर्स है इकोनॉमिक प्लानिंग। समझ में आया? सर आबेल मुझे एक नहीं मैं तुमको टेक्निक बता रहा हूँ, दिमाग दिमाग नहीं नहीं, सुन सुन सुन, मैं अरे अरे तुम लोग ना, एक बात बताता हूँ, जब मस्त रगड़ा पेटिस खाने को मिल रहा है, ठीक है, हाँ 1 का डी वाला ढूंढो, कितना है? 1 सी है, बड़ा गलत है, 1 को मैं क्रैश कर रहा हूँ, दिख रहा है? 4 1 बी क्रैश कर रहा हूँ, मतलब आंसर 2 और 3 में, और फिर भी नहीं आ रहा है। अकड़ब अकड़ब बम्बे बो 80 90 पूरे 100, कोई तो बैठेगा। हाँ, अभी बाकी में देखो क्या लगता है। हाँ, 4th का ए हो सकता है। अब सेकंड में आओ, क्या लगता है सेकंड का? 12th 5 ईयर प्लान, 12th 5 ईयर प्लान 2C बैठ रहा है। नीति आयोग का क्या लगता है? एक काम करते हैं, इसको सबको मैं हटा दूं। डू यू एग्री कि नीति आयोग इज अ थिंक टैंक ग्रुप आया था, और इकोनॉमिक प्लानिंग, ये दो तो अपने को पता है। एग्जाम में टाइम कम पड़ रहा है, इकोनॉमिक्स में अक्सर टाइम कम पड़ता है, और एसपी में टाइम बचता है क्योंकि जिनका पढ़ाई नहीं हुआ जल्दी खत्म होता है, इको में टाइम कम पड़ता है। अब एक तो कंफर्म है तुम्हारा 1D और 3B। अब देखो 1D ये लाइन में है, ये क्रैश कर रहा हूं मैं, ये क्रैश कर रहा हूं, ये 3 है, तो ऑटोमेटिक ये भी कैंसिल हो जाता है, तो बाकी चेक नहीं किया तो भी चल जाएगा। हालांकि अपन डिस्कस करते हैं, 12th 5 ईयर प्लान का क्या आंसर है? फास्ट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। और तुम्हारा फेवरेट बाकी का जो बचेगा, वाइस चेयरपर्सन, प्राइम मिनिस्टर। रिवर्स लॉजिक समझा मैंने कैसे बताया? एग्जाम में रिवर्स लॉजिक बहुत काम में है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया तुम्हारा 3, अब 4। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। नीति आयोग टेक्स नोट ऑफ डायनेमिक चेंज इन इंडियन इकोनॉमी। डायनेमिक चेंजेस तो होना ही है। Considering the economic, social, and technological differences in underdeveloped districts, the board plans to implement various programs and bring about economic changes. महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात में 33 डिस्ट्रिक्ट है। इंडिया में मुझे लगता है एटलीस्ट 400-500 तो डिस्ट्रिक्ट होना ही चाहिए, ठीक है। सो अभी देखो क्या लगता है तुमको, क्या स्टेटमेंट 1 करेक्ट है? पहले बताओ, आपको ऑप्शन 1 चुनना है। नीति आयोग, अभी देखो लाइन से अपन जाते हैं। नीति आयोग टेक्स नोट ऑफ डायनेमिक चेंज, इट हैज टू टेक नोट, भाई 2023 चल रहा है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट दिख रहा है। Considering the economic, social, and technological differences in underdeveloped districts, the body plans to implement various programs to bring about economy. अब बी भी करेक्ट है। अब इन लोगों ने ABCD तो दिया नहीं है, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे ए और बी हो नहीं सकता,
क्योंकि दो कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है सी। अभी ए में क्या बोल रहा है, डायनेमिक चेंज, किस जगह पे, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में क्या कहेगा, इकोनॉमिक सोशल टेक्नोलॉजिकल आ जाएगा। तो डू यू एग्री कि बिकॉज देश डायनेमिक चेंज हो रहा है तो नीति आयोग को जो इकोनॉमिक चेंजेस, अभी एक और है, इफ यू चेकआउट, यहां पे डायनेमिक चेंज बोला है और इधर इकोनॉमिक चेंज, सो सीधी बात है स्टेटमेंट 2 इज द रीजन ऑफ स्टेट, या स्टेटमेंट 1 का जो वाक्य है वो स्टेटमेंट 2 से कनेक्टेड है। नीति आयोग डायनेमिक चेंज पे ध्यान देता है और वो चेंज है इकोनॉमिक सोशल, मतलब स्टेटमेंट 2 इज द रिजल्ट ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, देर इज नो रिलेशन बिटवीन स्टेटमेंट, एब्सोल्युटली गलत है क्योंकि यहाँ डायनेमिक चेंज बोला है, यहाँ इकोनॉमिक चेंज बोला है, और डायनेमिक चेंज इकोनॉमिक्स की भाषा में रेयरली यूज होता है। इकोनॉमिक्स की भाषा में तुम्हारा इकोनॉमिक चेंजेस होंगे जिसमें सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, फाइनेंशियल, ये सब चेंज होगा। करेक्ट, सो करेक्ट आंसर इज सी। वैसे तो स्टेटमेंट 1 2 भी करेक्ट है लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे करेक्ट है, सबसे ज्यादा करेक्ट इसमें कौन सा है, सी। ठीक है ना। गिव इकोनॉमिक टर्म्स, कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट चॉइस ऑफ इकोनॉमिक प्रायोरिटीज बाय सम पब्लिक अथॉरिटी। कॉमन सेंस, चैप्टर का नाम क्या है, ये क्या आ गया, इसको उड़ा देते हैं। कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट चॉइस ऑफ इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, क्यों है, कौन करेगा और क्या करेगा, इकोनॉमिक प्लानिंग करेगा ना। सो द करेक्ट आंसर इज इकोनॉमिक प्लानिंग। A group of people called for by the government to discuss various problems and also to find solutions to them. गवर्नमेंट किसके थ्रू काम कर रहा है अभी, नीति आयोग, डबल ए है आयोग का, सिंगल ए नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। Saily's mother maintains a book of accounts for household purpose and plans the expenditure accordingly. सिंस ये चैप्टर नेशनल लेवल पे आधारित है, ठीक है, सो तुम लिखोगे इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, रमाबाई गेट्स अ सब्सिडी ऑन डोमेस्टिक एलपीजी डायरेक्टली ट्रांसफर टू हर बैंक अकाउंट। स्कीम है, पहले तुम सिलेंडर का पैसा भरो फिर तुम्हारे खाते में, उसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, टेक्निकल भाषा में वी कॉल इट डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, लेकिन तुम यहाँ पे बोलोगे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर गवर्नमेंट कर रहा है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। ओके, to solve classroom related issues, the teacher forms a group of students. This group discusses the problem and finds solution to it. लेकिन सिंस क्लासरूम में बोला है, क्लासरूम में बोला है, classroom is a thinking function, so you can call it as a think tank, think tank, और ब्रैकेट में नीति आयोग बोला तो भी मार्क्स देने चाहिए उन लोगों ने। नाउ कमिंग टू state with reasons whether you agree or disagree with the following statements. State governments have more significant role to play under नीति आयोग। एग्री, डिसीजन मेकिंग में काम में आता है, सो ये एग्रीएबल है कि ये नीति आयोग स्टेट गवर्नमेंट्स को ज्यादा रोल दिया है प्लान करने में। नेक्स्ट, अच्छा एक और बात बताता हूँ, एग्री और डिसएग्री में तुम कंफ्यूजन कर रहे होंगे, समझ में नहीं आ रहा है तो एग्री कर दो, 10 में से 6 से 8 एग्री आते। फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन हैज बीन ट्रांसफर्ड टू नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, उसकी जगह पे क्या चालू किया, नीति आयोग। देखो इधर स्पेलिंग इन लोगों ने सिंगल वाई रखा, इधर डबल ए रखा, ये एग्री।
The objective of 12th five-year plan was to achieve a faster, sustainable and inclusive growth. एग्री. मैंने जैसे बताया कि कुछ एग्जाम में नहीं सूझ रहा है तो एग्री कर लेने का, ठीक है. और ये पैसेज है. द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है फिलहाल? मिसेस निर्मला सीतारमण. प्रेजेंट्स द यूनियन बजट बिफोर द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी एवरी ईयर. इंडिया, ये तुमको 12th में एक चैप्टर है. ब्रिटिशर्स के राज में ये बजट शुरू हुआ और वो बजट होता था 28 फरवरी को, और ठीक 5 दिन पहले होता था रेलवे बजट. प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बोला हमको ब्रिटिशर्स के कायदे कानून से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने वो सारा बंद कर दिया. और अभी बजट 1 फेब को होता है, और वो बजट भी उनके टाइमिंग्स, यूरोप का जो यूनाइटेड किंगडम का जो टाइमिंग्स है ना उसके हिसाब से रखते थे. इंडिया ने टाइमिंग्स भी चेंज कर दिया, अभी सवेरे, पहले शाम को होता था, ठीक है ना. सो यहाँ पे 1:30 बज रहा है, मतलब उनका शेयर बाजार खुलेगा. समझ में आ रहा है? अपना शेयर बाजार सवेरे 9 बजे खुलता है, सो 4-5 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए. सो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, द बजट जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर. ये गवर्नमेंट का आमदनी मैंने बनाया ना कि इस साल का बजट कितने का है? 45 लाख करोड़. नेशनल इनकम कितने का है अपना? 268 लाख करोड़. एक आदमी कितना कमाता है? 1,97,000. तो ये जो बजट है गवर्नमेंट को 45 लाख करोड़ का जो आमदनी और खर्चा है वो 1 अप्रैल और 31 मार्च. एक चीज याद रखो, मैं तुमको एक लाइव डेमो दे रहा हूं. अभी जो बजट प्रेजेंट कब हुआ बताओ? 1 फेब 2000. लेकिन कब के लिए देखो, 1 अप्रैल 23. मतलब ये पॉसिबिलिटी रहता है, सर्टेनिटी. समझ में? सर्टेनिटी नहीं कि ये बजट में अंदाजन 45 लाख करोड़ आएगा, 45 लाख करोड़ खर्चा करें, एक अंदाजन. उसमें कुछ शॉर्टफॉल वो सब बताते हैं. सो ये जैसे अभी तुम 11th में हो, 12th में तुम्हारा 90% आएगा, एक अंदाजा है 95 भी आ सकता है. बड़ा सोचने का. 70-80 नहीं मिलेगा, 90 मिलेगा. समझ में? तो एक अंदाजा. चेंज इन द टैक्स स्ट्रक्चर आर सजेस्टेड इन द बजट, ठीक है. बिसाइड दिस, जो एक्सपेंडिचर तुम डिफेंस में कितना गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है इस ये साल? 5.5 लाख करोड़. एजुकेशन में 1,20,000 करोड़. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अलग अलग एरियाज में करेगा. और डेट क्या है? 1 फरवरी. और इससे फंड्स का जनरेशन का एडवांस प्लानिंग तुम कर सकते हो आने वाले फाइनेंशियल ईयर. आने वाला फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 23-24, ठीक है. तो अभी क्वेश्चन क्या है, लेट अस चेक आउट. वेयर इज द यूनियन बजट यूजुअली प्रेजेंटेड? बिफोर द पार्लियामेंट ऑन द 1 फरवरी. ये इसका करेक्ट आंसर. What all aspects are considered while preparing the budget? कौन कौन से एस्पेक्ट्स देखा जाता है? जो अंदाजन आमदनी, उसमें भी एक टैक्स आमदनी, एक नॉन टैक्स आमदनी और एक अंदाजन खर्चा जो गवर्नमेंट बोलता है वो आएगा, ठीक है. अंदाजन आमदनी और अंदाजन खर्चा. Why is the date for presenting the budget shifted to 1 February? इसके 2 कारण थे. एक तो ब्रिटिशर्स की प्रथा थी, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता था कि बजट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 30 दिन पहले, 1 महीने पहले होना चाहिए. तो हम लास्ट दिन प्रेजेंट करते थे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से. फरवरी 1 को किया ना बजट तो ज्यादा टाइम मिलता है. तो ये इधर कारण जो थर्ड है ना, ये व्हाई इज द डेट शिफ्टेड टू 1 फरवरी, ताकि गवर्नमेंट को प्लान करने के लिए आसानी मिलता है. लेकिन असली कारण यह है कि ब्रिटिशर्स का प्रथा ही उन्होंने उड़ा दिया. आया समझ में? एक्सप्लेन द टर्म बजट. तो दिया नहीं है. शुरू करूं? कोई बोल सकता है? बजट सबसे पहले comes from the French word called as buget, which meant a leather purse. पहले क्या बोलोगे? Derivation. The word budget comes from the French word buget, which meant a leather purse. Budget is a financial statement showing the estimated earnings and estimated expenditure of the government during the coming financial year.
और इच्छा होगा तो एस्टिमेटेड अर्निंग्स इज टैक्स, नॉन टैक्स, टैक्स में इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स, नॉन टैक्स में लाइसेंसेस, रजिस्ट्रेशन, पेनल्टी, फीस, ठीक है। और एक्सपेंडिचर में डिफेंस, एजुकेशन, फिर हेल्थ, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, ये बजट। शॉर्ट में समझा, बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। और सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को यूनियन बजट बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के बजट को स्टेट बजट बोलते हैं। मैंने तो बहुत शॉर्ट बोला, 12th में है तो डिटेल्स में वहां पे। सो इस प्रकार से अपना ये चैप्टर खत्म होता है। गुड बाय।